हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। पिछले हम वीडियो में हम सभी ने क्या देखा था कि गैसियस स्टेट में कि आखिर होता क्या है। टेम्परेचर के बारे में जान लिए थे और बॉयल लॉ के बारे में जान लिए थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बॉयल लॉ के बच गए थे, वो इस वीडियो में कवर करा दूंगा। इसके बाद चार्ल्स लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब बॉयल लॉ के बारे में। बॉयल लॉ के ग्राफ के बारे में जानते हैं। ग्राफ ऑफ पी एंड वी। यहाँ पे पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है, जो मैं आप सभी को बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब ग्राफ, बॉयल लॉ का ग्राफ कैसे बनता है। ये ओरिजिन हो गया, ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो बॉयल लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, बॉयल लॉ का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि जब वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने समझ लिया कि आखिर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या बनता है बॉयल लॉ के अनुसार। ठीक है, P2 V2 P2 V2 हो गया, समझ गए आप। तो चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल लॉ क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल लॉ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल लॉ। फिजिकल सिग्निफिकेंस बॉयल लॉ का क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन पी एंड डी। यहाँ पे पी प्रेशर को डिनोट करता है और डी किस चीज़ को डिनोट करता है? मैं आप सभी को याद होगा, मैं आप सभी को बताया था कि डी डेंसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, तब चलिए जानते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है। देखिए, आप सभी को मैं अभी पिछले वीडियो में मैं आप सभी को क्या बताया था? पी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ओके, एंड एक और जो फॉर्मूला होता है, यानी कि रूल होता है, डी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इससे प्रूफ क्या होता है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मोर इज द प्रेशर, then more is the density। ठीक है, यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है? जब कोई माउंटेनर, यानी कि जब माउंट पर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति जब माउंट पर चढ़ता है तो आप सभी देखे होंगे वो सिलेंडर के आकार का कुछ ले जाता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन होता है। यानी कि जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो ऊपर जाते वक्त जब प्रेशर घट जाता है तो डेंसिटी भी घट जाता है, और डेंसिटी प्रेशर जितना घटेगा उतना ज़्यादा ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसके कारण उन सभी को प्रेशर और डेंसिटी की कमी के कारण सांस लेने की दिक्कत होता है। इसलिए वो सब ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वो एक सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो आप सभी ने यहाँ पे जान लिया कि रिलेशन बिटवीन पी एंड डी क्या होता है, और ये भी जान लिया कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल लॉ क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर चार्ल्स लॉ क्या है
चार्ल्स लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस, उनके ग्राफ को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि चार्ल्स लॉ होता क्या है। चार्ल्स लॉ के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लॉ का रूल क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वेयर T इज कांस्टेंट। ठीक है, T इज कांस्टेंट। तो ये रूल बोलता क्या है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to Charles' law, when temperature is increase or decrease by 0 degree Celsius and 1 degree Celsius, then volume increase or decrease by 0 degree Celsius and 1/273 of time of volume respectively। ओके, तो यहाँ पे आप सभी ने क्या देख लिया कि यहाँ पे आप सभी ने क्या देख लिया कि कैसे चार्ल्स लॉ का रूल क्या है, ये आप सभी को पता चल गया है। यानी कि चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? V यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। यानी कि जब चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस पर, तब वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर, तो वॉल्यूम भी 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा ऑफ टाइम ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और जब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम भी 1/273 ऑफ टाइम ऑफ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने क्या देख लिया कि आखिर किस तरीके से वॉल्यूम और टाइम का रिलेशन है, यानी कि चार्ल्स लॉ क्या बोलता है। यहाँ पे आप सभी ने देख लिया चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ के कुछ और बातों को जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चार्ल्स लॉ के आगे के पॉइंट को। तो चलिए देखते हैं चार्ल्स लॉ के आगे के पॉइंट को। चार्ल्स लॉ का आगे का पॉइंट क्या है? एट वॉल्यूम of 0 degree Celsius, then at volume 0 degree Celsius, then volume is V naught and temperature is T naught। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा तब उसका वॉल्यूम V नॉट कहलाएगा और टेम्परेचर T नॉट कहलाएगा। ये पॉइंट चार्ल्स लॉ का है। ठीक है, तो अब जानते हैं फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करके लिख लीजिएगा। वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि क्या होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? V नॉट प्लस V नॉट इंटू T नॉट बाई 273.15। ओके, ये फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है? वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस V नॉट इंटू T नॉट बाई 273, यानी कि वॉल्यूम एट
0 डिग्री सेल्सियस प्लस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू वॉल्यूम एट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाई 273। यानी कि इसे एक और तरीके से भी बोला जा सकता है कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस इंक्रीज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस फॉर्मूला को पूरे को एक अलग तरीके से डिराइव करके देखते हैं कि आखिर कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो चलिए अब इस फॉर्मूले को डिराइव करके चार्ल्स लॉ को सिद्ध करते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं कि चार्ल्स लॉ वास्तव में सही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी टी इजकस टू, वी टी को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस टी नॉट बाई 273.15, ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं वी टी इजकस टू वी नॉट, यहाँ पे 273.15 प्लस टी नॉट बाई 273.15, ठीक है। यहाँ पे आप सब इतना डिराइव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा जाता है वी नॉट इजकस टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इससे, यानी कि 273.15 प्लस टी नॉट को टी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टी, और ये क्या होता है टी नॉट। तो इससे क्या सिद्ध होता है वी टी इजकस टू, यानी कि वी टी अपॉन वी नॉट इजकस टू टी अपॉन टी नॉट, ठीक है। यहाँ पे ये डिराइव हो गया। और इससे प्रूफ क्या होता है इससे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ओके। यानी कि जितना ज़्यादा v बढ़ेगा उतना ज़्यादा t बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि चार्ल्स लॉ कैसे प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी ने इस प्रूफ को भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और चलिए अब देखते हैं कि चार्ल्स लॉ के ग्राफ के बारे में पहले जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कांस्टेंट के बारे में बताया था, उसे भी पहले बता देता हूँ, उसके बाद चार्ल्स लॉ के ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट कैसे आ रहा है चार्ल्स लॉ का। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं v इजकस टू के टी, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि v बाई टी इजकस टू के इजकस टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे अब पता चल गया कि कैसे कांस्टेंट आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ आखिर कैसे बनता है ग्राफ को। तो ग्राफ के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चार्ल्स लॉ के ग्राफ के साथ, और कुछ आगे के पॉइंट्स भी जानेंगे, और कुछ गेलेजिक लॉ के बारे में जानेंगे, एवोगाड्रो लॉ के बारे में जानेंगे, और कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी जानेंगे कि क्या होते हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। क्या कि इंटरेस्टिंग फैक्ट चार्ल्स लॉ, इन सारे लॉज, गैसियस लॉज में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिनों में आप देखते होंगे कि जब टायर में जब ज़्यादा हवा भर दिया जाता है, जब वाहनों के टायर में ज़्यादा हवा भरते हैं तो टायर कुछ समय के बाद फट जाता है, यानी कि ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो वह क्यों होता है, कैसे होता है, इसी तरीके का कुछ और फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कुछ फैक्ट है, उनको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे अगले वीडियो में चार्ल्स लॉ के ग्राफ को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चार्ल्स लॉ के ग्राफ के साथ।